नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड की विधानसभाओं की विधानसभावार विकास कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेनी शुरू कर दी है। पौड़ी लोकसभा से इसकी शुरुआत की गई है। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में अधिकारियों और विधायकों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस विधायकों को बैठक में नहीं बुला रहे हैं और पौड़ी लोकसभा के अंदर बद्रीनाथ विधानसभा सीट में राजेंद्र भंडारी को नहीं बुलाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजेंद्र भंडारी से सीधे नजर भी नहीं मिला पा रहे हैं। वह कांग्रेसी विधायकों से घबरा रहे हैं, ऐसा कहना है। तो अधिकारियों और विधायकों की बैठक ली गई है। विधानसभा वार कार्यों की समीक्षा ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी कड़ी नजर रखे हुए बताया जा रहा है। विधायकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर के ये जानकारी ली जा रही है। हमारे साथ अभय कैतुरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, अधिकारियों और विधायकों की बैठक का सिलसिला अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ये बैठक ले रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इन बैठकों की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। ये बैठकें इस रूप में भी समझी जा सकती है कि विकास कार्यों को लेकर जो जनप्रतिनिधियों की जो शिकायत रहती है कि शासन के अधिकारी या जनपद स्तर पर जिन अधिकारियों की तैनाती है वो अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, उन अधिकारियों को भी एक कड़ा संदेश देने का काम इन बैठकों के जरिए यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जनप्रतिनिधियों से विकास की योजनाओं पर अधिकारियों के सामने जो फीडबैक लेते हैं तो एक वस्तु स्थिति जो राज्य भर में है या क्षेत्र विधानसभाओं में जो विकास कार्यों की वस्तु स्थिति है वो खुलकर सामने आ पाती है और उसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी योजनाओं को किस रूप में आगे बढ़ा सकती है, सरकार किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, कहाँ पर किन चीजों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उस आधार पर अपने काम करने को लेकर अपनी रणनीति बनाती है। तो इन बैठकों के माध्यम से उन्हीं सब चीजों का काम यहाँ पर होता है और ये पहल शुरू यहाँ पर की गई है जिसमें शुरुआत गढ़वाल लोकसभा से यहाँ पर हुई है, जिसमें 14 विधानसभाओं में से 12 विधानसभाओं के विधायक वहाँ पर मौजूद रहे, जिसमें से 3 सरकार के कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। तो ये समझा जा सकता है कि शुरुआत अच्छी हुई है, इसके निकट भविष्य में परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं उन अधिकारियों को फटकार लगाने का काम किया गया है जो हमेशा विकास के कार्यों में ढुलमुल रवैया अपनाते थे या फिर जनप्रतिनिधियों की जो मांगे होती थी, जो प्रस्ताव होते थे उनको लटकाने का काम उनकी तरफ से किया जाता था। उनको भी यहाँ पर कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए कि अगर निकट भविष्य में उनके द्वारा से इसी तरह का रवैया अपनाया जाता रहा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी अभय, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भाई अगर विधायकों को बुलाया जा रहा है तो कांग्रेस के विधायकों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, वो क्यों नहीं बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनके क्षेत्र के विकास के निरीक्षण क्यों नहीं किया जा रहा है सीएम की तरफ से। बिल्कुल, ये एक राजनीतिक इस समय कह सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दा जरूर यहाँ पर बन गया है कि पौड़ी लोकसभा की सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाने का काम किया गया था। सरकार की तरफ से जो सूची जारी की गई थी उस पर बद्रीनाथ से कांग्रेस के जो विधायक है उनको भी निमंत्रण यहाँ पर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों बद्रीनाथ विधायक के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया, उनकी जो पत्नी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनके खिलाफ यहाँ पर झूठे आरोप लगाने का काम यहाँ पर किया गया था। तो ऐसे में उन सब चीजों पर सरकार अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहती थी और यही वजह रही कि उनको इस बैठक में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। जबकि शासन स्तर पर यह जो कह सकते हैं कि पौड़ी लोकसभा के विधायकों की जो सूची सीएम आवास से भेजी गई थी उसमें सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो अभी बदस्तूर जारी है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो विधायक इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री के सामने इस बैठक में, उनकी तरफ से अपनी जनपद की जो मांगे थी उन मांगों को रखने का काम जरूर यहाँ पर किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कैतुरा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के साथ बैठक की और इस बैठक में अधिकारी भी शामिल हुए हैं जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर कहा है कि उनके द्वारा लगातार राज्य हित और युवाओं के हित में निर्णय लेने का काम किया जा रहा है जो राज्य के सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं। पहले राज्य में सशक्त धर्मांतरण कानून, फिर उसके बाद नकल विरोधी कानून लाने का काम किया गया जो इस बात का प्रमाण है कि किस राज्य में हर कार्य पारदर्शी तरीके से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता को लेकर कटिबद्ध हैं और इसके लिए वे एक के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। जहां एक और नकल रोकने के लिए देश का सबसे कठोर कड़ा नकल विरोधी कानून पारित किया गया है, वहीं अब समूह ग की परीक्षाओं में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सीएम धामी को होली का टीका लगाकर स्वागत किया। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी इस दौरान मौजूद रहीं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हुए स्कूली छात्र छात्राएं और होली का टीका लगाते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी भी इस दौरान मौजूद हैं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर निगम का दौरा किया। वहां के अधिकारियों के साथ योगेश भट्ट ने बैठक की और इस बैठक में नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी मौजूद रहे। नगर निगम से बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर योगेश भट्ट का ये दौरा रहा। तो राज्य सूचना आयुक्त ने ये दौरा किया है और बैठक की है। इस दौरान नगर निगम का दौरा कर जानकारी ली है अधिकारियों से। वहां पर अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। कई अधिकारियों के साथ बैठक की है और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तालमेल स्थापित करने के लिए ये दौरा बताया जा रहा है, जो कि राज्य सूचना आयुक्त की तरफ से किया गया। उत्तराखंड में अधिकारियों को इधर उधर किए जाने का दौरा जारी है और इसी क्रम में 4 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में सबसे ज्यादा चर्चा में रामजी शरण शर्मा का नाम है, जिन्हें देहरादून एडीएम के महत्वपूर्ण पद पर बुला लिया गया, जबकि शालिनी नेगी को परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और संयुक्त सचिव लोक सेवा आयोग से हटाकर उप जिलाधिकारी देहरादून बनाया गया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने 1123.92 करोड़ की धनराशि को स्वीकृत कर दी है। बता दें कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट को स्वीकृति मिली है। उत्तराखंड राज्य के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। भारत सरकार की ओर से सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य के द्वारा प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। समीक्षा में बीते वर्षों के बजट के उपभोग के साथ ही राज्य के शैक्षिक सूचकांक पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न मदों में प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा के बाद वर्ष 2023-24 के लिए 1123.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृति कर दी गई है। यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल स्वीकृति रुपए 972 करोड़ के सापेक्ष लगभग 16% की वृद्धि की गई है। उत्तराखंड में हर साल त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। यही वजह है कि हर त्योहार पर बड़े पैमाने पर मिलावट के मामले सामने आते हैं। खासकर बाहरी प्रदेशों में से मिलावटी दूध, पनीर, दही, मावा लाए जाते हैं और जिन्हें मिलावटखोर बसों और प्राइवेट मिल्क वाहनों के जरिए भी उत्तराखंड की सीमा से प्रवेश कर जाता है। ऐसे में मिलावटखोरी की आशंका के चलते अभी से ही अभियान चलाया जा रहा है। होली के त्योहार को देखते हुए संचालित विशेष अभियान में अभी तक 199 नमूने जांच के लिए जमा किए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठानों के खिलाफ संबंधित एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग की कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचकर जांच की जाए। देखिए, इस बार हम लोग काफ़ी हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी प्लानिंग की हुई है और इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हमने हेल्प ली है
और जो हमने इस बार ढांचा बनाया है वो फिनेंस डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, इन सब के साथ हमने अपना प्लान शेयर किया है। और इसका पूरा जो ढांचा है मुख्य सचिव महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें फाइनल निर्णय जैसे इनका आदेश हो। देखिए, होली के त्यौहार के मद्देनज़र आज जो समीक्षा बैठक हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय डॉक्टर राजेश कुमार सर के द्वारा ली गई, और इसमें सभी जो है जनपदों के जितने भी हमारे अभिहित अधिकारी हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं और जो प्रभारी उपायुक्त हैं उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया ऑनलाइन मोड से। जो स्पेशल डायरेक्शन सर की तरफ से इशू किए गए हैं कि त्यौहार को देख करके जो भी डिपार्टमेंट की जो कार्रवाइयाँ हों संयुक्त रूप से हों, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और लोकल नगर पालिका का भी सहयोग लिया जाए। जो संदिग्ध खाद्य पदार्थ हैं उनके अधिक से अधिक नमूना संग्रहण किए जाएं और उनको जो है जो रेगुलर डिफ़ॉल्टर्स हैं, ऐसे एडल्ट्रेटर्स हैं जो रूटीन रूप से इस चीज़ की इस तरह के खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे हैं। हरिद्वार में होली के त्यौहार को देखते हुए आबकारी विभाग होली पर विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आबकारी विभाग ने नई टीमें बनाई हैं। खुद जिला आबकारी अधिकारी देर रात ठेकों का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारी को सूचना मिली कि यहां शराब महंगी बेची जा रही है, लेकिन जब आबकारी अधिकारी ठेके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां शराब महंगी नहीं बल्कि सस्ती बेची जा रही है। मदिरा के बारे में पूछा कि उनको सहूलियत से मिल रही है, सारे ब्रांड मिलने नहीं मिल रहे, और ये भी पूछा कि एमआरपी दर पे मिलने की नहीं मिल रही है। सारे ग्राहकों का यही कहना था कि एमआरपी दर पे मिल रही है। यथा जो शिकायतें थी उनका मौके पे निस्तारण किया गया है। यहाँ पे कोई विशेष छूट नहीं है, यहाँ पर एमआरपी दर पे बिक्री हो रही है और हमारी कोशिश है कि जनपद में एमआरपी दर पे ही मिले, और जिससे कि राजस्व भी टाइम से जमा हो जाए और ग्राहकों को भी कोई सुविधा न हो। और लेकिन अगर कहीं कोई अनव्यापी विशेष छूट दे रहा है तो उसमें उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा छूट ना दे, और जिससे कि राजस्व में भी कोई प्रभाव न पड़े प्रतिकूल। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व कल्याण के लिए रुद्रप्रयाग की तल्ला नागपुर क्षेत्र में भगवान तुंगेश्वर महादेव के प्रांगण फलासी में पंचकोटी गांव की तरफ से 11 दिन का महाशिवपुराण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवपुराण कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर आते हैं और कथा श्रवण से पुण्य अर्जित करते हैं। 12 साल बाद पंचकोटी गांव और क्षेत्र के खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि के लिए शिव पुराण के 10वें दिवस पर भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 कन्याओं और 6 प्रधान कलशों से जल कलश यात्रा निकालकर भोले शिव के चरणों में अर्पित की गई। इस जल कलश यात्रा को देखने के लिए दूर दराज के हजारों शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं। इच्छानुसार फल को देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और जो यहाँ पर चमत्कारिक रूप से भी। यह मंदिर और इन भावनाओं के साथ यहाँ की जनता हर पल, विशेष करके कोरोना काल में यह कारण नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ का जनसमूह उन भावनाओं के साथ कि हमारे आराध्य देव में अपने स्वार्थ हित के लिए नहीं, विश्व हित, राष्ट्र हित और विशेष करके नाना प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, भगवान शिव जो प्रकृति के तुंगेश्वर महादेव की इस पुण्य पवित्र भूमि में एकादश दिवसीय जो शिव महापुराण का आयोजन हमारे पंचकोटी ग्रामों द्वारा किया गया। इसका आज 10वें दिन में जल यात्रा का कार्यक्रम रखा गया और समस्त क्षेत्र एवं देश कल्याण के लिए यह यज्ञ क्षेत्रवासियों की तरफ से किया गया। और आज के दिन पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए और मां गंगा का साथ में दर्शन किया, और इसी कामना के साथ में समस्त क्षेत्रवासियों को इस सफल कार्यक्रम करने के लिए बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। प्रणाम। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें आप नेता ने हाल ही में जाखन के अंसल ग्रीन वैली में भरद्वाज परिवार के साथ मारपीट
और गुंडागर्दी में संलिप्त देहरादून के पार्षदों के नाम खोले हैं। उन्होंने कहा है कि इन पार्षदों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी। जिस तरह से ये लोग भारद्वाज परिवार के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी को बालों से खींचकर बाहर लाया जा रहा है, ये सरेआम गुंडागर्दी है। वहीं परिवार के मकान का गेट और बाउंड्री वॉल तोड़ना ये जंगलराज की ओर इशारा करता है। और इस तरह की गुंडागर्दी के लिए इन पार्षदों को प्रदेश की कृषि मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। हाँ, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से देहरादून में 6 पार्षदों के द्वारा ये जो गुंडागर्दी की जा रही है और अभी देहरादून के जाखन में अंसल ग्रीन वैली में जिस प्रकार से भारद्वाज परिवार के साथ मारपीट की गई, उनकी पत्नी को सड़क पर बालों से खींचकर लाया गया, उनके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की गई। तो देखिए आम आदमी पार्टी इस पर ये कहना चाहती है कि ये जो 6 पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको जो संरक्षण मिला हुआ है वो सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी का मिला हुआ है। और गणेश जोशी जी अपने व्यक्तिगत मसलों के चलते इन 6 पार्षदों को आगे कर इनसे मारपीट और लोगों के मकान तोड़वाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। जिला क्रिकेट संघ चमोली द्वारा आयोजित 21वीं जिला क्रिकेट लीग चमोली और गोपेश्वर के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें चमोली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और इस बारे में पर्वतीय क्रिकेट चमोली के जिला सचिव नरेंद्र शाह ने बताया कि यह क्रिकेट प्रतियोगिता सीनियर जिला लीग है और जिसमें कि 6 टीमें भाग ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ के युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। ये पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन चमोली की तत्वाधान में ये मैच कराया जा रहा है। इसमें सीनियर जिला लीग है और इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये 16 तारीख को इसका समापन होगा। और इसका मेन मकसद है कि जो खिलाड़ी हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र के, उनको प्लेटफॉर्म देना। यहाँ से जो बच्चे एक टीम बनेगी, वो हमारे इस बार जो पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो इस बार जोनल के रूप में 4 जोन बनाए गए हैं। तो हम गढ़वाल जोन में खेलेंगे और उसके बाद वहाँ पर हमारे बच्चे खेलेंगे और वहाँ से भी एक टीम बन के जाएगी। फिर 4 जोन से एक टीमें आपस में मैच खेलेंगी और फिर वो हमारे राज्य के लिए खेलेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ जल निगम निर्माण खंड के कर्मचारी अपने अधिशासी अभियंता के विरोध में उतरे। ये लोग अधिशासी अभियंता संघ के बैनर तले धरने पर बैठे अभियंता एजुकेटिव इंजीनियर समीर प्रताप सिंह के स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। आरोप के मुताबिक समीर अपने अधीनस्थ अभियंताओं पर गलत कार्य करने का दबाव बनाते हैं, इसके साथ ही कार्य न करने पर धमकी देते हैं। राजधानी देहरादून के राजभवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है और इस मौके पर उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे राज्य में फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं और आज कई लोग तकनीकी का इस्तेमाल कर फूलों की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही उससे अपनी आजीविका को मजबूत भी कर रहे हैं। आज उद्यान विभाग उद्यान के क्षेत्र में 95 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वसंतोत्सव के मौके पर 700 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और अब उत्तराखंड में फूलों की मंडी भी खोली जाएगी। देखिए, आज महामहिम राज्यपाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिवसीय वसंतोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर किया है और जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पहले वसंतोत्सव में आए होंगे, लेकिन इस बार का वसंतोत्सव उससे बहुत भिन्न है। पूर्व में 200-250 लोगों की समूह इंडिविजुअल की भागीदारी यहाँ पर होती थी। आज 750 के लगभग लोगों ने भागीदारी यहाँ पर की है। इस बात का प्रतीक है कि इसका फ्लोरिकल्चर के प्रति हमारे यहाँ के लोगों का कितना क्रेज है। मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने देखा, हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में हम नई तकनीक का प्रयोग करके फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देकर हम देश की जो फ्लोरिकल्चर मार्केट है उसको हम कंपीट कर सकते हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शहर के प्रमुख स्थानों जहां जहां अतिक्रमण और गंदगी फैली है वहां लैंडस्केप के माध्यम से स्वच्छ और सुंदर बनाने के संकल्प के तहत ललतारो पुल के आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण की दृष्टि से निरीक्षण किया। डीएम विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए और कि लालतारो पुल के दोनों तरफ जगह जहां है उसे ग्रिल और फाउंटेन लगाकर
पार्क के रूप में 1 सप्ताह के अंदर विकसित किया जाए, ताकि इस जगह पर जो अतिक्रमण और गाड़ियों के आड़े तिरछे खड़ी करने की वजह से आए दिन थोड़े थोड़े अंतराल में जो जाम की स्थिति बनती है उससे निजात मिल सके। जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लोगों से छीने हुए 14 मोबाइल बरामद किए हैं और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। तो 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जसपुर से खबर है, जहां पर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। 14 मोबाइल छीने गए थे, जिन्हें पुलिस ने 14 मोबाइलों को बरामद कर लिया और इसके साथ ही 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। ये शिकायत मिल रही है कि लड़कों का एक ग्रुप है और वो आए दिन लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए एसएसआई जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमें टेक्निकल और सीसीटीवी के माध्यम से कुछ लीड मिली थी कि कुछ ये लड़के थे। इसी क्रम में 4 लड़के हमने पकड़े। नौशाद, पंकज, गौरव और अमन, सब ये लोकल के लड़के हैं। लगभग इनकी उम्र 19 साल, 20 साल, 24 साल, इसी एज ग्रुप के हैं ये। इनके पास से हमें 14 मोबाइल और जो घटना में प्रयुक्त होने वाली इनकी बाइक है उसको हमने रिकवर किया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इन्हें पेश करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन पर कार्रवाई कराई जाएगी। बहुत तो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 14 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ये पुलिस को बड़ी सफलता मानी जा रही है। जसपुर से खबर है, जहां पर एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने और 4 आरोपियों को धर दबोचा है 14 मोबाइल के साथ। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।